नमस्कार साथियों। आज आपके सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो है हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। और हेल्थ में भी एक ऐसा टॉपिक है चर्म रोग। अमूमन चर्म रोग को लेकर लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो काफ़ी लोगों से हमें कॉल भी किया था कि भाई इस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो बनाना चाहिए, किसी डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए। तो आज हम पहुँचे हैं सीकर के वैदिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो चर्म रोग का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। काफ़ी बड़ा नाम भी है इस अस्पताल का। तो आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, जो चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के भी विशेषज्ञ हैं। काफ़ी इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी किए हैं और काफ़ी दूर दूर से भी इनके पास में रोगी आ रहे हैं और काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। तो इनसे आज हम जानते हैं कि चर्म रोग को लेकर लोगों में जागरूकता का जो अभाव है वो किन कारणों से है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। अमूमन देखा जाता है कि जो त्वचा रोग है, जिसे हम चर्म रोग भी कहते हैं, इसको लोगों में काफ़ी जागरूकता का अभाव रहता है। तो ये किन कारणों से है, इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग अपनी त्वचा, स्किन या बालों की केयर वगैरह क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि स्किन के डॉक्टर को या बालों के डॉक्टर को इसलिए दिखाना चाहिए अपने को कि अपने को दिक्कत होगी, यानी कोई एलर्जी है या एक्ने है या बाल झड़ रहे हैं या स्किन पे कोई खुजली है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तभी अपने को स्किन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। स्किन की केयर, या जिसको अपन ये बोलते हैं कि सौंदर्यता, स्किन की केयर और बालों की केयर जो देखभाल है वो करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये पता होगा कि अपने को फेस की स्किन की कैसे केयर करनी है, बॉडी स्किन की कैसे केयर करनी है, प्राइवेट एरियाज़ की कैसे केयर करनी है और बालों की किस तरह केयर करनी है, इसका अगर पता होगा तो फ्यूचर में होने वाली 80 से 90% बीमारियां तो आप अवॉइड कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास जाना ही अवॉइड कर सकते हो। एक तरह से आपको ये पता रहेगा कि दांत क्या करने से दांत नहीं होंगे, क्या करने से एक्ने नहीं होगा, क्या करने से एक्जिमा नहीं होगा, क्या अपन ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिससे कि बाल नहीं झड़ें, क्या ऐसा नहीं करें जिससे पिगमेंटेशन नहीं हो, सन स्क्रीन लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर इस बारे में जागरूकता होगी लोगों में तो उनको आगे फ्यूचर में होने वाली स्किन और बालों की जो समस्याएं हैं उनसे वो बच सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक जो मोटा मोटा कारण जो मेरे को समझ आता है वो ये है कि लोग बाकी जो बीमारियां हैं उसके बारे में जो जागरूकता है, जैसे मान लो हार्ट डिजीज की है या डायबिटीज की है या थायराइड है या जो ब्रेन से संबंधित है या कोई जॉइंट या ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित बीमारियां या गायनोकोलॉजिकल डिजीज है, तो उनकी जागरूकता लोगों में ज़्यादा है कि उनको कैसे अवॉइड किया जाता है। वो मैनिफेस्ट ज़्यादा होती है। स्किन की जो प्रॉब्लम है या बालों की प्रॉब्लम है उनको लोग महत्व थोड़ा कम देते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि भाई वो अपने लेवल पर ही घर में ही कोई नुस्खा ट्राई करने की कोशिश करते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए। जो पुराना कोई बता देते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग बता देते हैं, उसको ट्राई करते रहते हैं। तो ये कुछ कारण है जागरूकता नहीं होने के, या स्किन के डॉक्टर से स्किन केयर के बारे में ना पूछना, बालों की केयर के बारे में ना पूछना। इसके पीछे मेन कारण यही है कि लोग ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा, तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी दिखाएंगे। त्वचा को हेल्दी रहने के लिए रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई ये आप करोगे तो आपकी त्वचा एकदम साफ सुथरी रहेगी, बढ़िया रहेगी? देखो, स्किन केयर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्किन की जो हाइजीन है वो मेंटेन रखनी होती है। तो इसमें एक स्किन केयर रेजिम या जो दिनचर्या बोलते हैं वो ऐसे होती है कि आपको स्किन को एक प्रॉपरली क्लीन करना होता है। तो जैसे नॉर्मल जो हमारी जैसे ऑफिस लाइफस्टाइल है या स्टूडेंट लाइफस्टाइल है या नॉर्मल जो आम जिंदगी है, उसमें अपने को कोई भी सोप जैसे सिंडेट जिसकी पीएच वगैरह 5.5 होती है, वो सोप आप यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल सोप भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे नहाना होता है। एक अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगाओ, है ना, ग्लिसरीन बेस, पैराफिन बेस, या और आजकल नए नए मॉलिक्यूल सेरामाइड, ओटमील, बहुत सारे आ रहे हैं। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर आप स्किन की केयर के लिए लगाओ जिससे वो त्वचा है वो फटे नहीं, वो शाइनी रहे, प्लम्प रहे। फेस के लिए अलग से आप अपनी जो स्किन के टाइप के हिसाब से डॉक्टर से आप अपने प्रोडक्ट वगैरह रिकमेंड करा सकते हो। मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है फेस पे। एक अच्छा फेस वॉश या क्लिनजर यूज़ करना ज़रूरी है। और सनस्क्रीन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लगाने से पिगमेंटेशन है, निशान है, झुर्रियाँ हैं, या बहुत तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको फेस पे देखने को कल को मिल सकती हैं।
और इसी क्रम में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बालों की देखभाल भी ज़रूरी है, कि बालों पे किस तरह का शैम्पू करना चाहिए, कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, है ना? और क्या-क्या प्रोडक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं, वो सारा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपने आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें इस बारे में। एक देखा जाता है कि अमूमन स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कैंप काफ़ी वगैरह होते हैं, हुँ। लेकिन त्वचा को लेकर कोई ये कैंप वगैरह का आयोजन कम ही होता है, अमूमन न के बराबर होता है। तो इसे आप क्या मानते हैं? ये चीज़ देखने में तो आई है, पहले तो ऐसा होता था कि जागरूकता के कैंप हैं या ये चीज़ें थोड़ी कम देखने को मिलती थी। आजकल तो फिर भी डॉक्टर्स भी ट्राई कर रहे हैं अपने लेवल पे, हॉस्पिटल भी, और कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी ये ट्राई करती रहती हैं कि सनस्क्रीन के बारे में जागरूकता लाएँ, स्किन केयर के बारे में जागरूकता लाएँ। बीमारियाँ फैलती हैं तो उनको उनसे बचाने के लिए अलग-अलग उनके, जैसे विटिलिगो दिवस अलग होता है, सोरायसिस दिवस अलग होता है, अलग इनके सबके मतलब सनस्क्रीन डे अलग होता है। तो सारे हर के जो भी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके बारे में जागरूकता के लिए अलग-अलग दिवस हमारे मनाए जाते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि ये केवल हॉस्पिटल लेवल पे ही या डॉक्टर के लेवल पे या शहरों में ही ये होता है। ये चीज़ आपकी बात सही है कि ये गाँव में या दूर-दराज में या आम जनता तक ये पहुँच नहीं पाती। ये जो चीज़ होती है ये या तो हॉस्पिटल लेवल पे रहती है या सोशल मीडिया तक आती है, लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसके बारे में जागरूकता लाने की अभी भी बहुत आवश्यकता है। एक आती है जैसे गंजापन, लोगों में गंजेपन की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और काफ़ी लोग वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करने को लेकर भी डरते हैं कि भाई जी। लोगों में पुरानी ये भ्रांति चली आ रही है कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। तो ये कहाँ तक सही है? ये जो गंजापन है, जो हम देखते हैं आम, जो गंजापन होता है सिर के बाल जो खाली होते हैं, जैसे भाइयों में या फिर मतलब जेनेटिक्स एक तरह से समझें तो पिताजी या पहले से ही जो चला आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो थिनिंग होती है, बाल्डनेस होती है, उसको जनरली गंजापन बोलते हैं। कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट का जो मेन रीज़न है वो यही होता है, जो आनुवंशिक एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं जिसको, उसमें होता है। बाकी स्कारिंग या बहुत सारे अलग टाइप भी होते हैं, उनमें भी होता है। तो इसके पीछे जो ये भ्रांति फैली है, ये एक भ्रांति नहीं है, कैंसर वाली भ्रांति नहीं है। बाकी भी मैं जैसे अपनी प्रैक्टिस में बहुत सुनता हूँ कि साहब हमारे यहाँ पे कोई सर दर्द तो नहीं होने लग जाएगा, कल को माइग्रेन तो नहीं हो जाएगा, कल को कोई ब्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या फिर कोई हार्ट पे कोई प्रॉब्लम, अटैक आ जाएगा। मतलब बहुत ऐसी ऐसी मतलब ये भ्रामक बातें सुनने को मिलती हैं। तो बैठ के जैसे हम डॉक्टर भी ये सोचते हैं कि कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से ये बातें आती हैं, जबकि इसका कोई भी सच्चाई से लेना देना नहीं है। बाल जो हम है, ये जो सेफ एरिया होता है जहाँ पे कभी भी गंजापन नहीं आता, वो यहाँ से हम बाल ग्राफ्ट लेते हैं, स्किन रूट बालों की रूट लेते हैं, वो आगे एरिया में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको कि ट्रांसप्लांट बोलते हैं। वो यहाँ पे नॉर्मली उगते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी कटिंग करा सकते हो, शेविंग करा सकते हो, कलर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और वो स्किन के लेवल पे ही होता है, यानी स्किन की जो डेप्थ 4 से 5 मिलीमीटर में ही होता है। वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कोई भी सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं, वो सेम मटेरियल होता है। तो उससे आपको कभी भी कोई कैंसर की रिस्क नहीं है, न कोई बॉडी एरिया। जो स्किन डीप हो रहा है तो वो बाकी हिस्सों को कैसे अफेक्ट करेगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि अब पता नहीं ये भ्रांति कैसे फैली हुई है, ये समझ नहीं आ रहा। अब मैं तो हर पेशेंट को या हर जो भी आता है उसको यही समझाता हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ना तो आज तक कोई केस रिपोर्ट है इसके बारे में, न इसके बारे में कोई स्टडी है, या न किसी का लेक्चर है कि ऐसी चीज़ होती है। ऐसी चीज़ होती है तो ये पिछले 20-30 ईयर से ये चीज़ चली आ रही है। ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और इससे बहुतों की ज़िंदगियाँ हैं वो बनी हैं, बहुतों के शादियों में फ़ायदा हुआ है, बहुतों की नौकरी में फ़ायदा हुआ है, और एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है ट्रांसप्लांट से। तो इस चीज़ का जो अच्छा पहलू है वो देखना चाहिए, न कि भ्रांति फैलानी चाहिए। कितना टाइम लग जाता है हेयर ट्रांसप्लांट में? हेयर ट्रांसप्लांट का एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि अगर स्मॉल केस है, जैसे मान लो कि थोड़े ही ग्राफ्ट लगाने हैं, तो 4 घंटे से लेके 5 घंटे 6 घंटे तक लगते हैं। थोड़े ज़्यादा बाढ़ने से ज़्यादा एरिया है तो 8 घंटे तक। एक अच्छा सर्जन, जैसे हमारे यहाँ हम 5 घंटे से लेके 8 घंटे में कोई भी माइनर से मेजर प्रोसीजर कंप्लीट कर देते हैं। एक अच्छा सर्जन है वो अपने प्रोसीजर को टाइमली कर देता है। अब बात करते हैं सर, सिक्कर झुंझुनू
चूरू जो ज़िला है, जो सैनिकों का ज़िला भी है जी और काफ़ी युवाओं में फौज में जाने का क्रेज़ भी है, लेकिन कई बार क्या करता है कि जो जोश में युवा अपने शरीर पर, बॉडी के कई हाथों पर बड़े बड़े निशान बनवा लेते हैं, तो उनको जो उनकी नियुक्ति होनी होती है तब उनके काफ़ी परेशानी होती है। कई बार तो युवाओं को बाहर भी कर दिया जाता है। तो अगर मान लो किसी युवा ने गलती कर ली है, टैटू छपवा लिया है, तो वो कैसे रिमूव किया जाता है? टैटू रिमूवल जो ये इंक होती है, ये टैटू में आपको मैं बताऊं, दो तरह की इंक होती है। एक तो जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो करते हैं परमानेंट टैटू, एक वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट वाला जो टैटू होता है, और सेकंड जिसको अपन एमेटर टैटू बोलते हैं, जो कि अनप्रोफेशनल, जैसे मान लो कोई किसी ने मेले में बनवा लिया, या किसी ने अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट से थोड़ा सा अपना कोई एक लेटर लिखवा लिया नाम का, ये कोई भगवान की कोई जो कृति है कोई वो बनवा ली, कुछ भी कोई त्रिशूल वगैरह कुछ बनवा लिया, तो वो वाले जो टैटू है जो अनप्रोफेशनल होते हैं वो अलग होते हैं। तो इनको हटाने का जो तरीका होता है वो हमारे पास लेजर सिस्टम होता है, क्यू स्विच लेजर होती है जो टैटू पे ही काम करती है स्पेसिफिकली। तो एक मेथड तो ये लेजर का होता है, जो कि जो अनप्रोफेशनल वाला टैटू है वो जल्दी हट जाता है, 3 से 6 सीटिंग में जल्दी हट जाता है। प्रोफेशनल वाले में थोड़ा टाइम लगता है, 8 से 10 सीटिंग लगती हैं, और कई बार थोड़ा वो कंप्लीट हट भी नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि भाई वो फेड तो पूरा हो गया लेकिन पूरा नहीं जा रहा है। और दूसरा इसमें मेथड है, जैसे मान लो सर्जिकल एक्सीजन भी किया जा सकता है, जैसे छोटा है तो उसको सर्जिकली एक्सरसाइज भी किया जा सकता है। और थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, ये लग रहा है कि ऊपर ऊपर से एक्सरसाइज कर दें, क्योंकि जो ये जितनी भी आर्मी की भर्ती वगैरह हैं तो वो ये चाहते हैं कि इस तरह का टैटू ना हो, वो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो हम ये करते हैं कि ऊपर से स्किन एक्सरसाइज करके उस पर स्किन का ग्राफ्ट लगा देते हैं दूसरे बॉडी एरिया से, जो कम्प्लीटली हाइड हो जाता है, तो वो दिखता नहीं है। ये मेथड है कुछ। तो दर्द वगैरह होता है सर? नहीं, इन चीज़ों में कोई भी पेन का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं होता है, क्योंकि हम एनेस्थीसिया टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम यूज करते हैं, और टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम के बाद में एरिया नम हो जाता है। तो लेजर में कोई किसी तरह का कोई पेन नहीं होता है। उसकी जो केयर होती है वो हम सारा एडवाइस करते हैं पेशेंट को कैसे आगे केयर करनी है। एक अब बात करते हैं कि इस विषय पर जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसमें महिलाओं में अनचाहे बालों को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, और महिलाएं क्या है कि किसी राय लिए वगैरह ऐसे बाजार से ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल करती है जिससे त्वचा रोग भी बढ़ते हैं। तो इसे क्या आप सही मानते हैं या क्या है? जो महिलाओं में अनचाहे बालों की समस्या है, तो उसको इस तरह से लेते हैं। इसमें दो रीजन होते हैं। कुछ तो अनचाहे बाल है, जैसे नॉर्मली ही अपने खान पान की वजह से उनको आ जाते हैं, और दूसरा ये है जैसे हार्मोनल चेंजेस कभी होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में, तो हार्मोनल चेंजेस से आते हैं। एक अलग एक डिजीज स्पेक्ट्रम है, जैसे पीसीओडी है एक, उसमें भी ये होता है कि बाल आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई डिजीज होती हैं जो काफ़ी रेयर हैं, उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो वो जो बालों को जो हटाने का जो तरीका है, चाहे बालों को हटाने का जो तरीका है, चाहे वो हाथ पैर के हों, चाहे वो फेस के हों या अदर बॉडी पार्ट के हों, जो बेस्ट मेथड है वो लेजर हेयर रिमूवल ही है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके जो रूट होती है उसको लेजर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो ऑलमोस्ट पेनलेस होता है, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जिसमें अपनी 6 से 8 सीटिंग होती है नॉर्मल जो स्किन होती है, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो थोड़ी सीटिंग बढ़ भी सकती है, जैसे 10 सीटिंग 12 सीटिंग भी हो सकती है। तो वो चीज़ है कि लेजर हेयर रिमूवल है वो फिलहाल बेस्ट मेथड है। जो बाल जाते हैं वो कम्प्लीटली चले जाते हैं। फ्यूचर में कभी आपको मान लो 1-2 बाल आ भी जाते हैं तो आप टचअप सीटिंग उसमें करा सकते हैं हेयर रिमूवल की। एक देखा जाता है कि महिलाओं में, विशेषकर युवतियों में, मुहांसों को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या रहती है, जी और उनमें भी क्या है, क्रीम वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल रहता है, तो कई बार देखा जाता है कि वो वहाँ से साफ होने की बजाय अचानक बढ़ भी जाती है। तो क्या ऐसा करना महिलाओं के लिए सही है? मुहांसों के बारे में मैं पूरा आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि मुहांसों के कारण क्या क्या होते हैं। तो एक तो अपना जैसे हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं, प्यूबर्टी युवावस्था आती है, तो उस टाइम जो हार्मोन चेंज होते हैं, एंड्रोजन बढ़ते हैं लेवल, उसके कारण एक मुहासे होते हैं। कुछ है जेनेटिक अपने होते हैं रीज़न कि भाई पहले से ही अपनी फैमिली में हो रहा है तो आपको भी हो रहा है। एक कुछ खान पान के कारण भी हैं। कुछ आप स्किन पे जैसे आपने बताया कि क्रीम वगैरह लगाते हैं, तो क्रीम वगैरह बहुत सी ऐसी होती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल बेस्ड मेकअप होता है, या कोई स्टेरॉइडल ऐसी क्रीम आती हैं जिनके इस्तेमाल से है वो ऑयल ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और पिंपल ज़्यादा होते हैं।
और इसके अलावा कुछ डिजीज़ वगैरह हार्मोन प्रॉब्लम भी होती हैं जहाँ पे अपने को एक्ने ज़्यादा होते हैं। तो उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्रीम है वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगानी। जनरली जो मार्केट में या जो फ्रेंड है या फार्मेसी वाला है, तो वो आपको जो क्रीम देता है वो कॉम्बिनेशन क्रीम होती है जिसमें स्टेरॉइड भी होता है, एंटीबायोटिक भी होते हैं, सब कुछ होता है। जिसको आप मुहासों के लिए या दाँत के लिए यूज़ कर रहे हो, जिससे उससे क्या होता है कि शुरू में तो आपको लगता है कि ठीक हो रहा है, क्योंकि स्टेरॉइड है वो सप्रेस कर देता है सारी प्रॉब्लम को, सारा लालीपन चला जाता है, सप्रेस हो जाता है बिल्कुल। लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम बढ़ के आती है तो पूरा चेहरा, फेस पूरा ही खराब हो जाता है, उसके ब्रेकआउट्स और ज़्यादा हो जाते हैं आपको। तो वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, एक डॉक्टर के, स्किन डॉक्टर की सलाह से ही इलाज लेना है और उसके कहे अनुसार ही प्रोटोकॉल या जो ट्रीटमेंट है वो फॉलो करना है। एक जो वर्तमान में देखी जा रही है, एक दाद की समस्या भी एक जो होती है, सफेद जी दाद होते हैं, उनकी समस्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। तो वो किन कारणों से बढ़ रही है? सफ़ेद दाग, जी। ये सफ़ेद दाग का रीज़न ये है कि सफ़ेद दाग जो होता है उसमें, जहाँ सफ़ेद दाग अपने स्किन पे होता है वहाँ पे उसमें मेलानोसाइट जो अपनी पिगमेंट की जो कालेपन की जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसका जो मेन रीज़न जो मानते हैं वो ऑटोइम्यून प्रोसेस है कि जिसमें कि अपनी खुद की ही जो इम्यूनिटी है, जो टी सेल्स होती हैं, वो उसको मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब ये ऑटो इम्यून प्रोसेस है तो इसके अंदर जो जनरेशन है वो, मतलब ये समझें कि अपने आप भी स्टार्ट होता है, कोई जेनेटिक रीजन से भी स्टार्ट होता है, अपनी आजकल डाइट भी ऐसी है, स्ट्रेस से भी है, ये सब स्टार्ट हो सकता है कि भाई विटिलिगो आपको स्ट्रेस से या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो उससे क्या है, इन्फ्लामेटरी डाइट आपकी है अगर है, तो उससे भी वो विटिलिगो सफ़ेद दाग स्टार्ट हो सकता है। और इसका इलाज इनिशियल स्टेज में या 10-20% अगर बॉडी एरिया इन्वॉल्व है तो इसका इलाज भी संभव है और सेफ इलाज संभव है। पहले तो ये होता था कि आपको स्टेरॉइड यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड के बिना भी इलाज किया जा सकता है। ऐसे अच्छे अच्छे इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स आई हैं जिनको इस्तेमाल करके अपन साल 1.5 साल भी उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी टॉपिकल लाइट थेरेपी भी हैं, है ना, और यूवी थेरेपी होती है जिनसे इनका इलाज संभव है। तो इनिशियल स्टेज में इलाज बहुत अच्छा हो जाता है, पूरे बॉडी एरिया में फैल जाता है, तो हम डॉक्टर थोड़ा अवॉइड करते हैं कि भाई इतना लंबा इलाज कराओगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के चांस रहते हैं, ये रहता है इसमें। अब बात करते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट की, एक होता है एलर्जी। लोगों में एलर्जी की समस्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। जी, तो ये एलर्जी है, ये किन कारणों से बढ़ रही है और लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? एलर्जी बढ़ने का कारण, एलर्जी जिसको अपन कई बार तो एलर्जी में 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे एक अर्टिकेरिया धब्बड़ होना भी आता है। एलर्जी में आम भाषा में है तो ये एक्जिमा, जो एलर्जी एलर्जी जिसको एक्जिमा बोलते हैं, अलग मतलब डर्मेटाइटिस ही बोलते हैं, तो एक ये भी आता है। तो इसमें अपने को ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे अ, अपना जो ह्यूमैनिटी का, जो मानवता का जो विकास हो रहा है, उसके साथ साथ अपने पास संसाधन बढ़ गए हैं। तो जो एक्सटर्नल एक्सपोजर है चीज़ों का, जैसे मान लो कि केमिकल्स का एक्सपोजर बढ़ गया है, अलग अलग मेटल्स का एक्सपोजर बढ़ गया है, आप मान लो सीमेंट का एक्सपोजर ज़्यादा है, कई तरह की चीज़ों का, रबड़ मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल है, इनका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, ऐसी इस्तेमाल की वस्तुएं भी ज़्यादा हो गई हैं। तो उनके इस्तेमाल से क्या होता है कि अपनी स्किन है वो सेंसिटाइज होके उसमें एलर्जी, मान लो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस स्टार्ट हो जाता है, या वो बाद में अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली चलती रहती है, बाद में उसको कॉन्टेक्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये एक तरह का, मतलब इसको एक्जिमा, एलर्जी कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस या इसी तरह के इसके कुछ नाम है। तो ये एलर्जी अपने को स्टार्ट हो जाती है। आजकल कारण यही है कि इसका एक्सपोजर अपना थोड़ा अब ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मान लो खेती बाड़ी में अपने देखो तो प्लांट की एलर्जी होती है, फोटोफाइटोडर्मेटाइटिस होता है, धूप से भी अपने को एलर्जी हो जाती है ना। इसके अलावा एक पार्थेनियम है, कांग्रेस घास होती है, उससे भी एलर्जी हो जाती है। इंटरनल फैक्टर हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, अपने स्किन में ड्राइनेस है या कुछ कंपोनेंट की कमी होती है जिससे कि इचिंग वगैरह, ड्राइनेस वगैरह या एक्जिमा जैसा कुछ हो जाता है। इसके अलावा डेंड्रफ से भी होता है, तो डेंड्रफ से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये कारण बढ़ने का, इनके कारण बढ़ने का कारण यही है कि एक तो थोड़ा एक्सपोजर बढ़ गया है, दूसरा है थोड़ी जागरूकता भी नहीं है लोगों में, लोगों को पता नहीं है कि केयर कैसे करनी है, ऑक्यूपेशनल आपको बचाव कैसे रखना है, या स्किन की केयर आपको आम दिनचर्या में कैसे करनी है, तो वो उससे बचाव कर नहीं पाते और एक एलर्जी बढ़ती जाती है और डॉक्टर के पास वो लेट पहुंचते हैं। जब समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उसका इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है, उस टाइम वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं।
एक दाद की समस्या भी ये रहती है, अमूमन देखा जाता है कि लोग दाद होने पर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, सीधा वो ट्यूब लेकर आ जाते हैं, लगा लेते हैं, ठीक भी हो जाता है, लेकिन वहीं वापस कुछ दिनों बाद में वो वापस हो जाते हैं और वापस हो कई जाता है। स्थानों पर हो जाता है। तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप लोगों को? दाद, जो आम भाषा में दाद कहते हैं, उसको जनरली एक फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन अपने बॉडी के कोई भी पार्ट में हो सकता है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, जैसे ग्रोइन एरिया है या अदर बॉडी पार्ट है, तो वहाँ पे अपने को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन में जो आम जो लोग हैं वो गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि किसी फ्रेंड के द्वारा दी हुई क्रीम है या ट्यूब है, या कोई फार्मेसी के द्वारा की आपको क्रीम दे दी गई, या कोई भी इस तरह की जो कोई सजेस्ट कर देता है डॉक्टर के अलावा, तो उसको वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट क्या है। जैसे फार्मेसी से आप लेते हो तो जनरली वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें एंटी फंगल के साथ साथ स्टेरॉइड भी होता है, एंटीबायोटिक भी होती है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज ज़्यादा करती हैं ठीक करने की बजाय। जो आपको ट्रीटमेंट लेने से बहुत जल्दी ठीक होना था दाद, वो फिर काफ़ी मतलब कई महीने लग जाते हैं फिर उसको ठीक होने में, और स्किन डैमेज भी इतनी हो जाती है जिसको कि ठीक करने में बाद में काफ़ी समस्या आती है। तो कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के, वैसे तो कोई भी स्किन का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, लेकिन दाद के लिए या किसी भी चीज़ के लिए क्रीम है, मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लेके यूज़ ना करें, ना इस्तेमाल करें। उसको अपने डॉक्टर को, स्किन के डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद ही उसको इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर लोग खुलकर बात नहीं करती हैं, न तो महिलाएं खुलकर बात करती हैं, न पुरुष बात करते हैं। यौन रोग की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस पर भी काफ़ी आपके सामने केस वगैरह आते हैं, तो इसको लेकर कैसे लोगों में जागरूक करना चाहिए? देखिए, यौन रोग के संबंध में मैं यही बात करना चाहता हूँ। जैसे पुरुषों में यौन रोग भी है और महिलाओं में भी यौन रोग है। तो पुरुषों में तो जनरली ये देखा गया है कि पुरुष तो ज़्यादातर पुरुष हैं वो तो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। जैसे स्किन, जैसे जो प्राइवेट एरियाज़ की जो स्किन है, उनके रोग है, या जो फंक्शनल कोई भी इसमें सेक्स संबंधी समस्याएँ हैं, तो उसके लिए तो वो स्किन के डॉक्टर के पास आ जाते हैं। उसके अलावा अगर वो चाहें, जैसे मान लो सेक्स संबंधी समस्या जो स्किन पे दिख नहीं रही है, केवल आपकी वैवाहिक ज़िंदगी में ही दिक्कत है उससे, तो उसके लिए वो यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, वो साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं, स्किन के डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है, जैसे मान लो इचिंग है, खुजली है, अल्सर हो गया, घाव हो गया, तो उसके लिए उनको पर्टिकुलर स्किन के डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वही वेनेरोलॉजिस्ट होता है, वही इस चीज़ में ट्रेंड होता है। महिलाओं को भी ये है कि महिलाएं जनरली इस चीज़ में थोड़ा ये है कि थोड़ा हेजिटेट करती हैं। तो उनको ये है कि पहली अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि स्किन के डॉक्टर को दिखाएं, चाहे वो महिला स्किन डॉक्टर को ही दिखाएं। और उसके अलावा वो चाहे तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा सकती हैं, वो भी इस चीज़ में ट्रेंड होती हैं। तो उनको इस चीज़ में है ना, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम हो गई है, नहीं दिखाना है, या शर्माना है, या फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और वो आपकी बात को पूरी अच्छी तरह से सुनेंगे और उसका संपूर्ण इलाज करेंगे। इन चीज़ों का इलाज संभव है। हमेशा जो भी मैंने आपको डॉक्टर बताए हैं, इन्हीं डॉक्टर से आप मिलें, संपर्क करें और उन्हीं को दिखाएं। हर किसी को जो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है उसको ना दिखाएं, अनावश्यक परेशानी से बचें। मैं यही कहना चाहता हूं कि क्वालिफाइड, जैसे मैंने आपको बताया, एमडी डर्मेटोलॉजी है, या साइकेट्री के डॉक्टर हैं, या यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इन्हीं को आप पर्टिकुलरली कंसल्ट करें इस बारे में। एक लोगों में सर ये रहती है कि भाई स्किन का जो उपचार है वो एक महंगा उपचार होता है, लोग इसलिए आ भी नहीं पाते हैं, वो अपने स्तर पर ही उनका उपचार वगैरह करना चाहते हैं। तो जी, क्या लोगों में ये सही धारणा है उनकी कि भाई स्किन का जो उपचार है वो महंगा उपचार है? स्किन डिजीज को अगर हम समझे तो स्किन डिजीज में तो ऐसी समस्या नहीं है। स्किन डिजीज जो होती हैं उनके इलाज में तो इतना मतलब इतना आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता। जैसे स्किन डिजीज कोई आप ये समझो, मान लो कि दाद है या एक्जिमा है, उनका इलाज इतना मतलब महंगा नहीं होता है। बाकी जो इलाज है, जैसे मान लो आप कॉस्मेटिक समस्याएं या हेयर से संबंधित समस्याएं हैं, जिनको ये मान के चले कि लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो उनकी दवाइयाँ फिर कंपनियां जो बनाती हैं वो ऑलरेडी पहले से ही उनका रेट जो होती है, जो उनकी प्राइस होता है, वो इतना पहले से ही ज़्यादा होता है।
तो वो उसमें डॉक्टर भी कुछ कर नहीं सकते कि भाई आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा सनस्क्रीन चाहिए, या अच्छा आपको स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए, या अच्छा हेयर केयर प्रोडक्ट चाहिए। तो वो अच्छी बड़े ब्रांड्स ही उनको बनाते हैं, तो उनकी फिर रेट अपने आप ज़्यादा हो जाती है। तो जो स्किन केयर और हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप कॉस्मेटिक या सौंदर्य संबंधी आप उनको प्रोडक्ट्स बोल सकते हो, तो वो तो महंगे होते हैं। लेकिन डिजीज़ का जो इलाज है, उसमें आज भी ये है कि उसमें सरकार भी चाहती है, डॉक्टर भी चाहते हैं कि वो इलाज हमेशा सस्ता ही मिले। तो उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि उसमें इलाज हमेशा सस्ता ही मिलता है। बाकी अगर आप सौंदर्य समस्या के लिए जाओगे और आप ये डॉक्टर से कहते हो कि डॉक्टर साहब ये इलाज महंगा है, तो सौंदर्य समस्या तो ठीक तभी होगी जब आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज करोगे। हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपके ये स्किन के रोग वगैरह शामिल जी। हैं या नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस में अभी तक मैंने जो देखा है कि जो सरकार की योजना है उसमें भी, और बाकी जैसे ईसीएचएस है, सरकार के जो आरजीएचएस है, या जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर में हमारे स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ है, लेजर है, हेयर ट्रांसप्लांट है, कोई भी चीज़ को शामिल नहीं किया गया है। जबकि स्किन में ऐसी ऐसी जो डिजीज़ होती हैं जो कि बहुत, जिसमें पेशेंट को जान का भी खतरा होता है, जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, पेम्फिगस वल्गेरिस है, ड्रेस सिंड्रोम है, या बहुत सारी ऐसी डिजीज है, एरिथ्रोडर्मा है, जिसमें कि पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है, पेशेंट आईसीयू में भी जाता है, सारी चीज़ होती है जिसको मैनेज केवल एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है। वो डिजीज भी सरकार की या किसी हेल्थ इंश्योरेंस की किसी भी योजना में नहीं आती, जिनके लिए पेशेंट को डॉक्टर को पे करना पड़ता है या बड़े बड़े हॉस्पिटल को बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है बिना इंश्योरेंस के। तो ये चीज़ भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि बहुत सारी स्किन में डिजीज ऐसी हैं जिनके इलाज के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कि नहीं है। बाकी ये तो जाहिर सी बात है कि लेजर है या हेयर ट्रांसप्लांट है, ये सारी चीज़ें तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, तो ये तो इनका इंश्योरेंस ना भी हो तो चलेगा। लेकिन वो जो ज़रूरी जो चीज़ थी, जो इमरजेंसी सर जो डिजीज़ है स्किन की, या जो आईसीयू या जिनके लिए क्रिटिकल केयर चाहिए जिसमें, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से, या बाकी डॉक्टरों की भी यही मानना होगा कि भाई इनके लिए कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए या कोई स्कीम होनी चाहिए। आप काफ़ी लंबे समय से चर्म रोगों का उपचार कर रहे हैं, तो क्या कोई इसमें चर्म रोगों में कोई स्पेशल ऐसा केस आया है जो एकदम ही दुर्लभ केस आया हो आपके सामने? इस तरह के केसेस तो आते रहते हैं, जो हम जनरली रिपोर्ट भी करते हैं कि भाई ये दुर्लभ केस है या इसका इलाज होना मुश्किल है। तो वो केसेस तो आते रहते हैं जिनके बारे में हम रिपोर्ट करते रहते हैं। जैसे बहुत से केस हैं, जैसे हेयर लॉस के बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत लाखों में देखने को मिलते हैं, वो भी हमारे पास आए हैं। और कुछ स्किन की डिजीज़ भी ऐसी हैं, कुछ सिंड्रोम्स भी ऐसे हैं जो कि भाई बहुत रेयर होते हैं। मतलब दुनिया में 100 केस रिपोर्ट हैं, 1000 केस रिपोर्ट है, इससे ज़्यादा केस रिपोर्ट नहीं है, तो वो भी आते हैं। तो वो चीज़ हम एज ए डॉक्टर हम वो चीज़ रिपोर्ट भी करते हैं। बहुत चीज़ों के इलाज भी, जैसे मान लो कि बड़े मुश्किल होते हैं या जिनके लिए अलग अलग रेजिम या प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो भी हम उस चीज़ को भी हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसा होता है, यहाँ भी होता है ये। आपसे आप लोगों से क्या अपील करेंगे स्किन स्किन को लेकर? स्किन की जो हेल्थ है, जो त्वचा की हेल्थ है, इसके लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि स्किन की समस्या ना बढ़े। इसके लिए आप, जैसे नॉर्मली लोग अपना रूटीन चेकअप कराते हैं हर 6 महीने साल भर से, अपने हार्ट का, अपने ब्लड चेकअप कराते हैं, अपना आइज़ का चेकअप कराते हैं, अपना गायनेकोलॉजिकल चेकअप कराते हैं, इसी तरह से स्किन के डॉक्टर से भी आप अपना, मतलब टाइम टू टाइम अपना कैसे आपको स्किन केयर करनी है, कैसे आपको बालों की केयर करनी है, अगर वो चीज़ आप अगर उससे सलाह लें तो आपको फ्यूचर में एक्ने, बाल झड़ना, एक्जिमा होना, मिलाजमा होना, या और कोई भी तरह की समस्याएं, दाद होना, उनसे आप बच सकते हो। 80 से 90% समस्याओं से आप बच सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि लोग ये जागरूकता फैलाएं कि स्किन के डॉक्टर से प्रॉब्लम होने पे तो मिलना ही मिलना है, लेकिन प्रॉब्लम ना हो तो भी इसलिए जाओ कि सर मेरे को क्या केयर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर देखा कि हाँ ये फलाना प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहा है तो ये अच्छा होगा, हमने इस्तेमाल कर लिया। मेडिकल स्टोर वाले ने क्रीम दे दी, आपने दांत पे लगा ली, या मेडिकल वाले ने या फ्रेंड ने आपको ये क्रीम दे दी कि ये गोरा करेगी तो ये लगा लिया आपने, या ये मुहासा ठीक करेगी ये लगा ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ
मेरी यही गुजारिश है कि स्किन के डॉक्टर से अपनी समस्या के बारे में सलाह लें, और आपको स्किन केयर कैसे करनी है या आपको हेयर केयर कैसे करनी है। सबकी स्किन और सबके बाल अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए सारे प्रोडक्ट भी अलग अलग होते हैं। सेम प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, वो उससे डॉक्टर से आप सलाह करके ही यूज़ करें। अगर आपके भी स्किन रोग को लेकर कोई सवाल हैं तो आप अस्पताल में विजिट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, या हमारे जो वीडियो लिंक रहेगा उसमें आप अपने सवाल हमें भी भेज सकते हैं। आपको उन सवालों के जवाब निश्चित रूप से दिए जाएंगे। धन्यवाद।